हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरटेल और रिलायंस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस में कितना है दम। दरअसल रिलायंस और एयरटेल को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एयरटेल एक प्योर टेलीकॉम प्लेयर है, जबकि रिलायंस में और भी बिजनेस स्ट्रीम्स मौजूद हैं। तो रिलायंस के रेवेन्यू में किस बिजनेस स्ट्रीम ने कितना कंट्रीब्यूट किया, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर जो हम आपको डेटा दिखा रहे हैं वो पिछले क्वार्टर का यानी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि O2C यानी ऑयल टू केमिकल का जो रेवेन्यू है वो करीब 49% है। जियो यानी कि टेलीकॉम का रेवेन्यू करीब 17% है। रिटेल का रेवेन्यू करीब 33% है और मीडिया एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, 1% से कम। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस अभी भी मेजरली एक ऑयल एंड गैस प्लेयर है। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस पे कम करें और जो न्यू जनरेशन बिजनेस है जैसे टेलीकॉम और ई कॉमर्स उस पे फोकस करें। और उन्हें इस डायरेक्शन में सक्सेस मिली है, क्योंकि उनकी जो जियो की रेवेन्यूज है पिछले कई सालों में लगातार बढ़ रही है। तो रिलायंस अपने आप को एक टेक कंपनी दिखाना चाहती है, बताना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो हम उसे ऑयल एंड गैस कंपनी ही मानेंगे, क्योंकि उसी फील्ड से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आइए अब हम रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस को एयरटेल के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हम जियो और एयरटेल के ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जियो के पास 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं करीब करीब, वहीं एयरटेल के पास 285 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो जियो का ARPU कम है, करीब 140 रुपीज, जबकि एयरटेल का ARPU 157 रुपीज है, जियो से ज्यादा। अगर हम डेटा पर यूजर पर मंथ की बात करें तो जियो में वो फिगर करीब 12.1 GB है, वहीं अगर हम एयरटेल की बात करें तो वो 16.3 GB पर यूजर पर मंथ है। अगर हम वॉइस की बात करें तो जियो में 750 मिनट्स पर यूजर पर मंथ रिकॉर्ड किया है, जबकि वहीं एयरटेल में वो 994 मिनट्स पर यूजर पर मंथ रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि रिलायंस के पास सब्सक्राइबर्स तो ज्यादा हैं, यूजर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन लोग एयरटेल की सर्विसेज ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसका ज्यादा वॉइस यूज कर रहे हैं, उसका ज्यादा डेटा यानी कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो डेटा क्लियरली बताता है कि आज के दौर में एयरटेल इज मोर पॉपुलर देन जियो इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ सर्विस। आइए अब हम दोनों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करते हैं। अगर हम जियो के रेवेन्यू देखें पिछले क्वार्टर तो वो करीब 16,557 करोड़ रहा, वहीं एयरटेल की रेवेन्यू उससे ज्यादा रही 24,419 करोड़। जियो ने पिछले क्वार्टर में 2,520 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, वहीं एयरटेल ने 15,933 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड किया। अगर हम जियो के प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो करीब 3 गुना बढ़ा है, वहीं एयरटेल के लॉसेस करीब 6 गुना बढ़े हैं। यहां पर एयरटेल के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हालांकि उन्होंने लॉस पोस्ट किया है, लेकिन उनके रेवेन्यू करीब 15% बढ़े हैं, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। तो आप देख सकते हैं कि एयरटेल के रेवेन्यू ज्यादा हैं जियो से, मगर एयरटेल के लॉसेस भी ज्यादा हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जियो प्रॉफिट कमा रहा है जबकि एयरटेल को लगातार लॉस हो रहा है? और मैं आपको बता दूं कि पिछले करीब 10 क्वार्टर से लगातार एयरटेल लॉसेस पोस्ट कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया की नंबर 2 टेलीकॉम कंपनी लॉस में चल रही है? आइए इसके रीजंस को समझते हैं। तो मेनली देयर आर 2 रीजंस। पहला रीजन कि जियो की वजह से एयरटेल को लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब जियो ने सर्विसेज स्टार्ट की तो जियो ने बहुत ही चीप रेट्स पर सर्विसेज देनी शुरू कर दी और काफी सर्विसेज फ्री देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एयरटेल को
नुकसान होने लगा, उनके सब्सक्राइबर्स छोड़ के जाने लगे, तो उन्होंने भी काफी हद तक जियो के रेट्स, जियो के सर्विसेज को मैच करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एयरटेल के रेवेन्यूज और आरपू दोनों गिरने लगे और कई क्वार्टर्स तक उनका आरपू गिरता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि जियो भी सस्ती दरों पे सर्विस दे रहा है, भारती भी दे रहा है, तो एक कंपनी प्रॉफिट में एक लॉस में कैसे? तो इसका रीजन ये है कि जियो को रिलायंस इंडस्ट्रीज फंड कर रहा था और जियो को कैश दे रहा था, और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का कर्जा भी लगातार बढ़ रहा था और एक टाइम पे वो 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। जबकि भारती ने जो अपने रेट्स गिराए उसका बर्न उनको खुद झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उनको लॉसेस होने लगे। दूसरा जो रीजन है वो है एजीआर। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है वो स्पेक्ट्रम यूज करती है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, और गवर्नमेंट के साथ इन कंपनीज की डील है कि वो इस स्पेक्ट्रम की जो फीस है वो अपने प्रॉफिट से एक कट निकाल कर गवर्नमेंट को देंगी। अब इस पे इन कंपनीज का डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ कि एजीआर की कैलकुलेशन कैसे की जाए। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी सारी इनकम जो है उसमें से आपको 1% निकाल के हमें देना है, जबकि इन कंपनीज का कहना है कि आप सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू से जो इनकम है उसे निकालकर आपको हमसे लेना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो गवर्नमेंट जितना पैसा इनसे मांग रही है उन्होंने वो सारा पैसा नहीं चुकाया है। उनकी जो खुद की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने एजीआर फिलहाल चुकाया है। तो एज पर द गवर्नमेंट भारती एयरटेल की करीब 44,000 करोड़ की देनदारी है एज एन एजीआर, लेकिन उनका कहना है कि उनको देनदारी करीब 14,000 करोड़ की है। तो भारती एयरटेल हर क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ पैसा एज एन एजीआर रिजर्व में रखती है, प्रोविजन करके रखती है, ताकि वो उसे गवर्नमेंट को पे कर सके। तो पिछले क्वार्टर में जो भारती को लॉसेस हुए हैं उसका एक बड़ा रीजन जो उन्होंने एजीआर के लिए प्रोविजनिंग की है वो फैक्टर प्ले आउट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एजीआर तो देना पड़ेगा, भारती एयरटेल को भी देना पड़ेगा, जियो को भी देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जियो एजीआर नहीं दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो यही अंबानी भाइयों का खेल है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, जियो जो स्पेक्ट्रम यूज करता है वो स्पेक्ट्रम मेजरली आरकॉम का है। तो दोनों कंपनी के बीच में स्पेक्ट्रम यूसेज का एक एग्रीमेंट है। तो जियो आरकॉम का स्पेक्ट्रम यूज करता है, तो जब उसको एजीआर देने के टाइम आता है तो वो कहता है कि स्पेक्ट्रम तो हमारा है ही नहीं, ये तो आरकॉम का है, तो आप आरकॉम से एजीआर मांगिए, हमसे मत मांगिए। जब आरकॉम से एजीआर मांगा जाता है तो आरकॉम कहता है कि हम तो बैंकरप्ट कंपनी है, हम तो लॉस में चल रहे हैं, जब हमारा प्रॉफिट ही नहीं है तो हम प्रॉफिट का परसेंटेज यानी कि एजीआर आपके साथ कैसे शेयर करें। तो एजीआर केस में एक एस्पेक्ट यह भी डिस्कस हो रहा है कि जियो के केस में स्पेक्ट्रम का जो चार्जेस है वो कौन देगा। तो ना जियो देने को तैयार है ना आरकॉम देने को तैयार है। तो एक तरीके से जियो की जो एजीआर की देनदारी है वो जीरो है। आइए अब हम देखते हैं कि रिलायंस और एयरटेल के केस में म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, क्या कहता है डेटा। अगर आप देखें तो रिलायंस में म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो करीब 63,000 करोड़ की है। वहीं अगर एयरटेल को देखें तो उसमें म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो करीब 39,000 करोड़ की है। रिलायंस के केस में करीब 400 म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, वहीं भारती एयरटेल के केस में 502 म्यूचुअल फंड्स की। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को भारती एयरटेल में भरोसा है, क्योंकि रिलायंस की होल्डिंग वो पिछले कुछ महीनों में कम कर रहे हैं, जबकि भारती में होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। हालांकि ज्यादा होल्डिंग रिलायंस की ही है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। जुलाई के महीने में काफी म्यूचुअल फंड्स ने रिलायंस की होल्डिंग्स को बेचा है। आइए अब हम एयरटेल और जियो दोनों की स्ट्रैटेजी को कंपेयर करते हैं कि दोनों किस स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब जियो के साथ प्राइस वॉर नहीं करेंगे। अगर जियो कुछ सर्विसेज सस्ती करता है
या कुछ सर्विसेज फ्री देता है तो एयरटेल उसके साथ नहीं खेलेगी और वो फर्दर अपने रेट नहीं गिराएगी। ये कंपनी का क्लियरली कहना है। दूसरी चीज जो एयरटेल कर रही है कि उनका साफ कहना है कि वो जो छोटे रिचार्ज वाले यूजर हैं उनके तरफ विशेष ध्यान नहीं देगी। अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो जाए, कंपनी उनको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। इससे एयरटेल को दो फायदे होंगे। पहला ये कि उनका आरपू बढ़ेगा, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा, और हमने देखा कि उसका आरपू रिलायंस से ज्यादा है। दूसरा, जो उनके नेटवर्क में एक एक्स्ट्रा लोड पड़ता है इन यूजर्स की वजह से, वो कम होगा और नेटवर्क ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। तो एयरटेल की स्ट्रेटजी है कि जो हाई एंड यूजर हैं उन पर फोकस करो, उनको अच्छी सर्विस दो, उनको कुछ फ्री की चीजें भी दो। जैसे आपने देखा होगा कि जो एयरटेल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको Amazon और नेटफ्लिक्स के फ्री सर्विसेज भी एयरटेल दे रहा है। वहीं अगर हम जियो की स्ट्रेटजी देखें तो वो बिल्कुल एयरटेल के उलट है। जियो फोकस कर रहा है स्केल पे, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने फोल्ड में लेना चाहता है। उसकी स्ट्रेटजी है कि पहले यूजर को अपने पास ले आओ, बाद में हम दाम बढ़ाकर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो उन्होंने इस स्ट्रेटजी पे काम करते हुए जो लोअर इनकम या लो टिकट वाले लोग हैं उन पर ज्यादा फोकस किया है। लेकिन जो लोअर इनकम के लोग हैं तो वो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, ये उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो इसका उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि वो हैंडसेट फ्री में उन यूजर्स को देंगे। तो अगर आप करोड़ों लोगों को फ्री में हैंडसेट देंगे या सब्सिडाइज्ड हैंडसेट देंगे तो ये एक तरीके से जियो के ऊपर काफी ज्यादा इसका फाइनेंशियल लोड पड़ेगा। कंपनी इस बात को समझती है। तो ये प्रॉफिट तभी इस वेंचर को वो बना सकती है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने फोल्ड में आए और उनको अपने हिसाब से रेट्स उनसे वसूल सके। तो उनकी स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा यह है कि किसी तरीके से अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट से बाहर हो जाए और उनके सारे यूजर्स एक झटके में उनके पास आ जाएं तो वो उनकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो सकती है। और हमारा यह अनुमान है कि वो इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जियो का जो अगला टारगेट है वो 500 मिलियन कस्टमर्स वो उसे एक्वायर करना चाहते हैं। तो जब तक ये एक्विजिशन नहीं होगा, उनके सब्सक्राइबर काउंट यहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जियो की सर्विसेज चीप रहेंगी, अफोर्डेबल रहेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फोल्ड में आ सके। आइए आप थोड़ा रिलायंस एज अ होल कंपनी की भी बात कर लेते हैं। अगर आप रिलायंस का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो जियो की जो रेवेन्यू है करीब 16,500 करोड़ है, जो कि 17% बनता है। रिटेल की जो रेवेन्यू है वो करीब 31,000 करोड़ बनता है, जो कि 33% है। ऑयल टू केमिकल की जो रेवेन्यू है वो 46,642 करोड़ है, करीब 49%, और मीडिया की 800 करोड़ से करीब 0.85%। अगर आप इसमें देखें तो जो ऑयल टू केमिकल है या ऑयल एंड गैस का सेगमेंट है उसमें उनको लगातार गिरावट वो देख रहे हैं। क्रूड का प्राइस गिरता जा रहा है, आने वाले टाइम में क्रूड की डिमांड कम होगी, कंपनी को पता है। तो वो एक तरीके से डूबता हुआ जहाज है। और ऑयल एंड गैस के रेवेन्यू में अगर पिछले क्वार्टर का आप डेटा देखें तो उसमें एक जबरदस्त गिरावट भी हमें देखने को मिली है। वहीं अगर आप रिटेल को देखें तो कोरोना की वजह से रिटेल में भी उनकी काफी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि उनके स्टोर्स बंद रहे, जिसकी वजह से सेल नहीं हो पाई। और आने वाले टाइम में भी ऐसा अनुमान है कि स्टोर बिजनेस कम ही होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर आप उनके रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें तो सिर्फ जियो में ही ग्रोथ दिख रहा है और आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखने वाला है। लेकिन जियो उनके टोटल रेवेन्यू का एक स्मॉल परसेंटेज है, सिर्फ 17%। तो अगर आपके 83% में डिक्लाइन हो रहा है, 17% में ग्रोथ हो रहा है, तो आप ओवरऑल कंपनी को ग्रोथ कैसे दे पाएंगे? और रिलायंस भी इस प्रॉब्लम को समझती है। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली अब उन्होंने ई कॉमर्स में फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि रिटेल बिजनेस में अब डिक्लाइन होगा आने वाले टाइम में और उस तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस ही एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जहां पर हमें जबरदस्त ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि मुकेश अंबानी नेटमेट्स, अर्बन लैडर, मिल्क बास्केट इस तरीके की कंपनी को एक्वायर करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला टाइम ई कॉमर्स का है, ना कि स्टोर बिजनेस का। तो आप यहां पर एक चीज देखिए कि इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे, इतने कनेक्शंस के बावजूद भी वो एक ई कॉमर्स की कंपनी नहीं बना पा रहे हैं, जियो मार्ट को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बनी बनाई कंपनीज को एक्वायर करना पड़ रहा है। तो मैं इसे एक रिलायंस की वीकनेस की तरह इसको देखता हूं। तो आप देखिए, रिटेल में आपका ग्रोथ नहीं है, ऑयल टू केमिकल में आपका ग्रोथ नहीं है, जियो में ग्रोथ है और ई कॉमर्स सेगमेंट आप शुरू कर रहे हैं। अभी इस बारे में मेरे पास डेटा नहीं है कि ई कॉमर्स में रिलायंस का कितना शेयर है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वो एक बहुत ही छोटा परसेंटेज होगा। तो आने वाले टाइम में अगर रिलायंस को एक मेजर ई कॉम प्लेयर बनना है तो उनका मुकाबला किसके साथ है? उनका मुकाबला है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ। दोनों ही ई कॉमर्स फील्ड की धुरंधर कंपनियां हैं। दोस्तों, अमेज़न ई कॉमर्स के फील्ड में 20 साल से है और दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी है। आपको क्या लगता है, रिलायंस अमेज़न के साथ इजीली कंपीट कर पाएगी? तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर काफी ओवर वैल्यूड है करंट प्राइस पे, और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड्स रिलायंस के स्टॉक को लगातार बेच रहे हैं। अगर हम भारती और एयरटेल के स्टॉक्स की रिटर्न की बात करें तो 2020 में अब तक रिलायंस ने करीब 40% का रिटर्न दिया है, वहीं एयरटेल ने 18% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 1 मंथ की बात करें तो रिलायंस ने करीब 11% का रिटर्न दिया है, वहीं भारती ने करीब 5.5% का लॉस दिया है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्टॉक बेहतर है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दोनों कंपनी जिस फील्ड में हैं वो फील्ड काफी कैपिटल इंटेंसिव है, वहां पे काफी पैसे की जरूरत पड़ती है और उस तरीके का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ इस सेक्टर में नहीं दिखता। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 3 साल में टेलीकॉम की रेवेन्यू में 50% का फॉल आया है। तो यह प्रश्न उठता है कि फिर भी ये कंपनियां इस बिजनेस में क्यों आना चाहती हैं और क्यों कंटिन्यू करना चाहती हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें पता है कि ज्यादातर कंपनियां इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगी, 2 या 3 कंपनी ही बस रह जाएंगी। और इमेजिन करिए, हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश है और आने वाले टाइम में हर काम मोबाइल के थ्रू ही होगा। तो ये कंपनियां इसी पोटेंशियल की वजह से इस बिजनेस में लगी हुई हैं और सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे से कंपीट कर रही हैं। अगर आप सिर्फ टेलीकॉम पे बेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो एनी डे एयरटेल इज अ मच बेटर कंपनी देन जियो। आप इंटरनेट स्पीड को कंपेयर कर लीजिए, कस्टमर सर्विस को कंपेयर कर लीजिए, एटलीस्ट इन दोनों फैक्टर में तो एयरटेल जियो से बेटर है। हां, अगर आप नेटवर्क कवरेज की बात करें तो शायद वो जियो का एयरटेल से बेटर है। अब अगर आप ई कॉमर्स पे बेट करना चाहते हैं और रिलायंस का शेयर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि वो ई कॉमर्स का एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, तो दोस्तों ऐसा होना इतना आसान नहीं है। उनको टफ कंपटीशन मिलने वाला है फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से। और यकीन मानिए, रिलायंस की जो ई कॉमर्स सर्विस है और फ्लिपकार्ट और अमेज़न की है, उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए। आप एक ऑर्डर प्लेस करिए अमेज़न पे और एक ऑर्डर प्लेस करिए जियो मार्ट पे, और एक ऑर्डर आप अमेज़न पे कैंसिल करिए और आप एक ऑर्डर जियो मार्ट पे कैंसिल करिए, और आप अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर कर लीजिए और खुद डिसाइड करिए। और अगर आपने इन दोनों सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया है तो जरूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, अमेज़न के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमेज़न ने अब ड्रोन डिलीवरी पे भी काफी हद तक काम कंप्लीट कर लिया है और उसकी टेस्टिंग भी कर ली है। हालांकि इंडिया में वो अलाउड होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका में उन्होंने इसका ट्रायल रन किया है। तो अमेज़न ई कॉमर्स में बाकी कंपनियों से कई कदम आगे रही है और मुझे उम्मीद है कि रहेगी। अब
अगर रिलायंस अमेजॉन को हराना चाहती है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, और आपको पता है वो सोल्यूशन क्या है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार ये आदमी क्या बात कर रहा है, इतने लोग रिलायंस में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये आदमी बोल रहा है कि रिलायंस तो यार कैसी कंपनी है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको अपना रिस्पॉन्स देता हूं इस बारे में। देखिए दोस्तों, जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं तो वो कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्ट करती हैं, और उन्हें पता होता है कि वो अगर 100 जगह अपना पैसा लगाएंगी तो 50-60% जगह पर उनका पैसा डूब जाएगा। ये उनको पता होता है और वो इसके लिए तैयार रहते हैं। इसके बावजूद भी वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि जो बाकी जगह वो प्रॉफिट बनाते हैं वो इन लॉसेस को कवर भी कर लेता है और उनके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी जनरेट कर देता है। तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी अगर होते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट्स डूबते हैं। ये बात शायद हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है। दोस्तों मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। राकेश झुनझुनवाला ने 17 रुपीज में जेपी एसोसिएट का स्टॉक खरीदा था, 1% इक्विटी एक्वायर की थी। आज जेपी एसोसिएट का भाव क्या है? 3-4 रुपए चल रहा है। रतन टाटा ने स्नैपडील में इन्वेस्ट किया था आज से 3-4 साल पहले, आज स्नैपडील बंदी के कगार पे है। अजीम प्रेमजी ने 10 साल पहले एक रिटेल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मुझे उसका नाम फिलहाल याद नहीं है, वो कंपनी बंद हो चुकी है। तो जस्ट बिकॉज बिग कंपनीज आर इन्वेस्टिंग और पुटिंग मनी समवेयर, आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि उनके इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही होंगे। और रेस्ट एश्योर्ड वो तो अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेंगे, लेकिन अगर आप उनका देखा देखी काम करेंगे तो आप लॉस में रह जाएंगे। कभी कभी दोस्तों उनको प्रेशर डाल के भी इन्वेस्ट कराया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि भाई तुझे हम किसी और तरीके से कंपेंसेट कर देंगे, फिलहाल तो तुम इन्वेस्ट कर दो। इस तरीके की चीजें भी बाजार में होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलायंस में सारे इन्वेस्टमेंट प्रेशर के थ्रू ही हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उनको कुछ अलग तरीके से कॉम्पेंसेट किया जाता है। तो डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर पर बेट करना चाहते हैं तो आप भारती एयरटेल पर बेट करिए। अगर आप ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप पे बेट करना चाहते हैं तो आप रिलायंस पे बेट करिए, लेकिन रिलायंस 2000 रुपीज में बहुत महंगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे आप 1400 से 1500 के बीच में ही खरीदें, तभी आपके लिए ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित होगा। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक इतने नीचे नहीं जाएगा, आपके पास उतना पेशेंस नहीं है कि आप उस लेवल तक वेट कर सकें, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा हर फॉल पे खरीदें। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रैप अप करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।